नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार, इससे पहले हम 5 व्याख्यान कर चुके हैं और ये आज का 6ठा व्याख्यान। विद्यार्थियों, यदि विगत व्याख्यान की बात करें तो उसमें हमने प्लासी जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी की जो लड़ाई है उसके महत्व पर हमने चर्चा की थी। महत्वों में राजनीतिक महत्व किए थे, आर्थिक महत्व कि इस युद्ध का बंगाल की आर्थिक स्थिति पर, नवाबों की आर्थिक स्थिति पर और अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति पर क्या बदलाव आए। नैतिकता की भी बात की थी कि नैतिक महत्व क्या था। जहाँ क्लाइव का एक अपने देश, अपने कौम के प्रति तो वफादारी, लेकिन वैसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने समस्त नैतिकता ताक पर रख छोड़ी थी और उसका एक ही ध्येय था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। भारतीयों का जो नैतिक पक्ष है वो भी यहाँ हमें कमज़ोर और वो भी एक कलंक वाला दिखाई देता है, चाहे वो मीर जाफ़र का हो स्वयं का, क्योंकि वो जो उससे पहले का नवाब था उसका सेनापति था, उसका बहनोई था सिराजुद्दौला का। उसने अपने नवाब के साथ गद्दारी की सेनापति के होते हुए। तो चाहे मीर जाफ़र हो, चाहे लतीफ़ यार खां हो या फिर अमीचंद हो, इसने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय लोग लालची हैं, स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अपनी मातृभूमि के साथ भी दगा कर सकते हैं, उसका भी सौदा कर सकते हैं। ये बात अंग्रेज़ों को समझ में आ गई थी यहाँ से कि भारतीयों जो इस प्रकार के भारतीय हैं उनका यूज़ करके, इनमें फूट डाल करके और अपना लक्ष्य, अपना हित साधने का कार्य किया जा सकता है। ये चर्चा विद्यार्थियों हम कल कर रहे थे इससे पहले के व्याख्यान में। अब हम बात करते हैं मीर जाफ़र एक नवाब के रूप में 1757 से लेकर 1760 तक। देखिए, यह तो स्पष्ट हो चुका है कि मीर जाफ़र षड्यंत्रों, कुचक्रों, स्वार्थ, दगा, विश्वासघात के माध्यम से बंगाल का नवाब बना और इस घृणित कार्य में उसे हेल्प मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसके अधिकारियों की तरफ से। विश्वासघाती लोग बड़े ही घृणित और जनता में अलोकप्रिय होते हैं। जनता उनका तनिक भी सम्मान नहीं करती है। प्रजा ऐसे लोगों को हेय की दृष्टि से देखती है और यही बात लागू हुई मीर जाफ़र पर। इस कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतिहासकार राम गोपाल ने लिखा है कि इस अवधि में, यानी कि 1757 से लेकर 1760 में, बंगाल के नवाब की अवस्था अपने पूर्ववर्ती नवाब से भी शोचनीय थी। यानी कि मीर जाफ़र की स्थिति अपने साले, जो कि पहले जो नवाब था सिराजुद्दौला से भी अधिक शोचनीय थी। ये इतिहासकार राम गोपाल लिखते हैं। इस कारण नवाब बनते उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि हम हमारे अध्ययन को 2 भागों में विभक्त करें कि आंतरिक कठिनाइयाँ और बाह्य कठिनाइयाँ, तो पहले बात हम करते हैं विद्यार्थियों आंतरिक कठिनाइयों की। सबसे बड़ा तो संप्रभुता की समस्या। संप्रभुता यानी कि अंतिम शक्ति कौन है बंगाल में, सबसे बड़ी शक्ति कौन है बंगाल में, कौन है पॉलिसी मेकर, कौन है बड़े बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट्स करने वाला, कौन है
उन अपॉइंटमेंट्स को डिसमिस करने वाला, राज्य की बाह्य नीति, राज्य की आंतरिक नीति, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर कौन है? विद्यार्थियों, ये यदि हम उसमें हम देखें कि भाई जब बंगाल का नवाब मीर जाफर है तो मीर जाफर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मीर जाफर एक संप्रभु शासक नहीं था। उसने अपनी कुत्सित आत्मा का विक्रय करते समय, सौदा करते समय उसने सोचा था कि इस सौदेबाजी में उसे जो प्रतिष्ठा और पद प्राप्त होगा उससे वह वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगा, परंतु ऐसा सोचना उसका भ्रामक सिद्ध हुआ। नवाब बन जाने पर भी बंगाल की संप्रभुता मीर जाफर को नहीं मिली, बल्कि कंपनी और उसके बीच में विभक्त हो गई। इस पर भी वास्तविक जो शक्ति है, जिसको मैंने कहा कि अंतिम शक्ति, वो अंग्रेजों के पास रही और मीर जाफर एक टिटुलर हेड मीन्स नाम मात्र का शासक रहा। अतः उसे शासन संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसका जीवन पहले से भी अधिक भार स्वरूप हो गया। जिन अंग्रेजों की सहायता से वह नवाब बना था, वे उस पर पूर्णतः हावी हो गए। आर्थिक समस्या की बात करें, आंतरिक कठिनाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं एक घर के संचालन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, तो राज्य के संचालन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कौटिल्य को यदि पढ़ा है, दूसरे भारतीय विचारकों को पढ़ा है, तो हमारे यहाँ राज्य के सप्तांग बताए गए हैं, 7 अंग बताए गए हैं। उनमें से एक कोष भी होता है, उसके बिना राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना था, तो उसे प्रशासन चलाने के लिए धन की परम आवश्यकता थी, परंतु उसका राजकोष तो कंपनी व उसके अधिकारियों को तुष्ट करने में ही खर्च हो गया। क्योंकि विद्यार्थियों, ये पद तो उसने खरीदा था, और खरीदा कोई स्वयं की संपत्ति से थोड़ी, बंगाल के राजकोष की संपत्ति से। और फिर हालत ये हो गए थे कि स्वयं भी खाली हो गया था। बाद में अंग्रेज़ों की इच्छाएं पूर्ति करता करता, अंग्रेज़ों के धन की मांग को पूर्ति करता करता, महल के सोने चांदी के जो स्वर्ण आभूषण थे वो बेचने पड़े। विद्यार्थियों, यहाँ तक कि बर्तन, महल के बर्तन, ये आप देखो बिक रहे हैं महीनों तक। दूसरे कर्मचारियों की बात छोड़िए, सैनिकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। तो बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय, शोचनीय। यदि बात करें हिंदू व्यापारियों की या हिंदू राजाओं की, तो हिंदू राजा और व्यापारी सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर चुके थे, क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेज एक व्यापारी हैं और उनके हित उन व्यापारियों के साथ में सुरक्षित है। ये उनको भी अंदेशा नहीं था कि आज जो वो सौदेबाजी कर रहे हैं, कल वो सौदेबाजी मातृभूमि की सौदेबाजी में बदल जाएगी। वो अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं, ये उनको संभवतः इल्म नहीं था, ना इनको था, ना मीर जाफर को था। और अब जो हिंदू नरेश है, व्यापारी हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। वे अंग्रेज़ों को नए नवाब के विरुद्ध भड़काते भी रहते। इतिहासकार डेविस लिखता है कि क्लाइव ने कंपनी की सैनिक श्रेष्ठता बनाए रखने तथा नवाब पर नियंत्रण रखकर अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ाने की नीति अपनाई। इसलिए अंग्रेज़ों ने विभाजन करो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। और वो नीति अपनाकर मीर जाफर को हिंदुओं से अलग करने का प्लान अंग्रेज़ों का, और वो कामयाब रहा।
हिंदू व्यापारी, हिंदू शासक वो मीर जाफ़र के साथ नहीं थे, वो मीर जाफ़र के विपक्ष में थे। इसी प्रकार मीर जाफ़र ने हिंदू नरेश के विरुद्ध दमनकारी नीति भी अपनाई। नवाब भी हिंदू विरोधी हो गया, उसने उच्च स्थानों से हिंदुओं को हटा दिया और उसकी नीति का शिकार जो एक बड़ा नाम बिहार का रामनारायण, बिहार का जो राजा था रामनारायण, वो हुआ। क्लाइव की सहमति से मीर जाफ़र ने रामनारायण पर आरोप लगाया कि वह फ्रांसीसियों की सहायता से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। कुछ समय उपरांत क्लाइव ने यह अफवाह फैला दी कि रामनारायण मीर जाफ़र आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इससे भयभीत होकर नवाब ने क्लाइव से सैनिक सहायता की डिमांड की। सैनिक सहायता उसने क्लाइव से मांगी। इस सहायता के बदले क्लाइव ने नवाब से बर्दवान का इलाका और हुगली का टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए आप क्लाइव की नीति, वो एक अफवाह फैला रहा है कि रामनारायण उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अफवाह से नवाब डरता है और नवाब कहता है हमें सहायता दो, और तो उस सहायता के बदले बर्दवान का इलाका यानी भूमि ले लेता है हमसे और हमारे यहाँ के हुगली के टैक्स कलेक्शन के अधिकार। फिर रामनारायण को संधि करने के लिए क्लाइव राजी करता है। हिंदू नरेश ने मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को बिहार का नवाब मान लिया, चाहे नाम मात्र का माना लेकिन मान लिया। रामनारायण के उपरांत मीर जाफ़र ने उड़ीसा नरेश राम सिंह और पूर्णिया के हिंदू नरेश को भी दमन नीति का शिकार बनाया। तो विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों की पॉलिसी जो बन गई थी प्लासी के समय से, जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार डेविस लिखता है, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, किसान जो हैं उनसे भी मीर जाफ़र का छोटा सा शासन है। 57 में आता है, 60 में चला जाता है और ख़ुद की बड़ी समस्याएं हैं, तो किसानों के ऊपर जो राजस्व है वो बकाया है, किसान चुका नहीं रहे हैं। उधर कंपनी के कर्मचारी भी जो कुछ मिलता है उसको राजकोष में जमा नहीं करवा रहे हैं। तो किसानों से जो राजस्व आना चाहिए था, जो एक आय का प्रमुख साधन होता था, वो राजस्व जितना भी आया वो कर्मचारियों की जेब में चला गया और जो उसका खजाना है वो जो पहले से ही खाली था उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। अब विद्यार्थियों बात करते हैं मीर जाफ़र की बाह्य कठिनाइयों की। बाह्य कठिनाइयों में सबसे पहले अली गौहर का आक्रमण। अली गौहर कौन है? अली गौहर मुग़ल शहज़ादा है, यानी कि दिल्ली का है, मुग़लों का शहज़ादा है, जो आगे चलकर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली का सम्राट बनता है। मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय का ये ज्येष्ठ पुत्र था। शहज़ादा मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय का बड़ा बेटा और बाद में शाह आलम के नाम से, द्वितीय के नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से मुग़ल शासक बनता है। वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नाम मात्र का सूबेदार था। कौन? शहज़ादा अली गौहर, क्योंकि अभी वो शासक नहीं बना है, अभी शासक है आलमगीर द्वितीय। परंतु उसके देखते देखते बंगाल, अब बंगाल का इंचार्ज मुग़लों की तरफ से था अली गौहर। अली गौहर कुछ नहीं कर सका और बंगाल जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। 1759 में उसने अपने को वास्तविक सूबेदार सिद्ध करने की दृष्टि से बिहार की ओर कूच किया। वहाँ का गवर्नर जो था रामनारायण घबरा गया। मीर जाफ़र को इसकी सूचना मिलते ही उसने क्लाइव को सहायता के लिए कहा। क्लाइव ने फौरन मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के नेतृत्व में एक सेना पटना भेज दी। अतः अली गौहर को वहाँ से जाना पड़ा। 1760 में इसके लिए पुनः वो प्रयास करता है, परंतु उसकी सेना जो ही पटना पहुँचती है उसे खबर मिलती है कि उसके पिता मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अब अली गौहर जो है
वो मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया गया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब ये अलग बात है कि वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से एक बार वो रवाना हो गया। दूसरी जो कठिनाई आई, डच जो हैं हॉलैंड के, उनके आक्रमण की बात हम करें। बंगाल में तो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो वहाँ पर जो डच लोग हैं उनके व्यापार को बहुत हानि पहुँची। अतः अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने हेतु उन्होंने 1759 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाए, परंतु वे चिनसूरा के मैदान में 25 नवंबर 1759 को उनसे पराजित हो गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि डच आक्रमण कराने में नवाब का हाथ था। अतः इस आक्रमण के कारण अंग्रेज नवाब से नाराज़ हो गए। नवाब डचों की सहायता से कंपनी के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता था। तो ये कुछ परिस्थितियां चल रही थी उसके बाह्य कठिनाइयों में, और अंग्रेज़ों के साथ विद्यार्थियों उसके संबंध जो है वो बिगड़ते जाते हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि मीर जाफ़र जो है वो किसी की अनुकंपा से नवाब बना था, यानी कि अंग्रेज़ों की, और उसने अंग्रेज़ों को संतुष्ट रखने में कोई कसर भी नहीं उठा के रखी थी। वो खाली हो गया था बेचारा, उसके तो महल के जो है आभूषण और बर्तन भी उसके हाथ से जाने लगे थे। इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों की लालची प्रवृत्ति के कारण, अंग्रेज़ों की धृष्टता, अंग्रेज़ों की दुष्टता के कारण संबंध खराब होते चले गए। यदि हम बात करें कि मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच कटुता के क्या कारण थे, तो एक तो अभी हमने बात की है डच आक्रमण। दूसरा आप जानते हैं अंग्रेज़ों द्वारा निरंतर धन की मांग करना। तीसरा प्रशासन से नवाब का असंतुष्ट होना। अब आप देख रहे हैं कि धन के अभाव में शासन ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। मीर जाफ़र को इसका आभास हो गया था। सैनिक वेतन नहीं मिलने से परेशान थे, असंतुष्ट थे। एक बार तो विद्यार्थियों, सैनिकों ने अपने नवाब को घेर भी लिया था। इस असंतोष के कारण एक छटपटाहट थी मीर जाफ़र में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से मुक्त होने की। चौथा जो कटुता के कारण में हम देख सकते हैं नवाब की प्रतिष्ठा में कमी। विद्यार्थियों, मीर जाफ़र का आदर अंग्रेज़ तो क्या, उसके स्वयं के अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक भी नहीं करते थे, प्रजा भी नहीं करती थी। उसके अधिकारी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हो गए थे कि शासन सत्ता अब कंपनी के हाथों में है। उनका नवाब तो नाम मात्र का शासक है। अतः नवाब अपनी लुप्त गरिमा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। वह अपने अधिकारियों को बताना चाहता था कि वह अब भी सत्ता संपन्न है, सत्ता प्राप्त कर सकता है। हॉलवेल का यदि हम बात करें, 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड चला गया। उसके जाने पर चार्ज मिला हॉलवेल को। हॉलवेल का दृष्टिकोण नवाबों के प्रति अच्छा नहीं था। कलकत्ता की काल कोठरी का स्क्रिप्ट राइटर आप जानते ही हैं। वह धनलोलुप भी था, और मीर जाफ़र से क्लाइव तो बहुत सारा लूट के ले गया, और यह भी धन की मांग करता रहा, और नवाब बेचारा धन की मांग पूरी कर नहीं पा रहा था। इस कारण अब अंग्रेज़ भी नवाब को हटाना चाहते थे। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप करना, क्योंकि अंग्रेज़ तो हर जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कंपनी के कर्मचारी इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि रोज़ शिकायतें आती हैं, और नवाब जो है वो बेचारा बेबस हो करके अपनी मुट्ठियाँ भींच करके एक अपना विवश हो करके सब कुछ देखने के अलावा कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकता था। तो वो विचार जो उसके मस्तिष्क में चल रहा था कि अंग्रेज़ों से कैसे छूट पाई जाए। मीर जाफ़र का पुत्र मीरन है, वो पिता से अधिक योग्य था।
और जब मीर जाफ़र ने अपने पुत्र मिरन की सलाह से प्रशासन चलाना प्रारंभ किया तो अंग्रेज़ों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कोई भी नवाब जो आए वो योग्य हो, उन्हें कठपुतली नवाब चाहिए था। मिरन हालात को समझ रहा था और जब उसने अपने पिता को सही सलाह देनी प्रारंभ की तो वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। और विद्यार्थियों, इस नवाब का दुर्भाग्य देखिए कि ये जो इतना योग्य बेटा था वो जुलाई 1760 में इस दुनिया से चल बसा। अंग्रेज इस पे विद्यार्थियों प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी आंख का कांटा निकल चुका था। अब मीर जाफ़र के कोई खुद की औलाद नहीं थी, इस कारण उसका दामाद जो मीर कासिम है वो नवाब बनने के प्रयास करने लगा। अंग्रेज़ों से संपर्क किया और जिस प्रकार मीर जाफ़र ने अपने नवाब से, अपने पूर्ववर्ती नवाब से गद्दारी की, अंग्रेज़ों से संपर्क किया, वैसा ही चित्र पुनः बंगाल के अंदर अब तैयार होना शुरू हो गया। वैसी स्क्रिप्ट अब बंगाल में पुनः लिखी जानी थी और समझौता हो जाता है मीर कासिम में अंग्रेज़ों में। और समझौते के फलस्वरूप क्लाइव के जब इंग्लैंड लौट जाता है तो उसके बाद जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट फोर्ट विलियम नया गवर्नर आता है बंगाल का। प्रारंभ में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कलकत्ता कौंसिल 16 सदस्यों में से कई उससे वरिष्ठ थे तो वो नाराज़ भी थे उसकी नियुक्ति से। दूसरी कठिनाई यह थी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी अब नाजुक थी, सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया था। तो उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा 1758 में कि कितने आश्चर्य की बात है, ये तारीख पे विद्यार्थियों मुझे कन्फ्यूज़न है, जो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लिखता है कि आश्चर्य की बात है कि जिस बस्ती में उद्यमी लोग बसते हैं, जिसका व्यापार खूब समृद्ध है, वह कंपनी को इतना कम लाभ कमा के दे रहे हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारे कर्मचारी विलासी, अव्ययी और आलसी हो गए हैं। ऐसा एक लेटर वो भेजता है। अब ये जो परिस्थितियां थीं ये बिगड़ चुकी थी वेंसिटार्ट के आने से पहले ही। क्लाइव के ज़माने की परिस्थिति है ये, क्योंकि ये लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिखा था, ये वेंसिटार्ट ने नहीं लिखा, ये लिखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्च 1758 में, जब क्लाइव यहाँ पर था कि भाई उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया था कि ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है। तो जब वेंसिटार्ट आता है तो उसको धन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो और अब उसने जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी उसको अंजाम देने की सोची, क्योंकि जो मीर जाफ़र है नवाब, और जो नया व्यक्ति उसका दामाद, उसका मीर कासिम जो नवाब बनना चाहता है, वो अंग्रेज़ों को उनकी डिमांड पूरी करने को तैयार है। पुराना नवाब तो धन दे दे के आकता हो गया, नया नवाब कह रहा है, नया व्यक्ति वो कह रहा है कि मुझे नवाब बनाओ, जो कि पुराने का दामाद है, और कह रहा है इस बूढ़े को हटाओ और मुझे बनाओ, मैं आपको धन दूंगा। भाग्यवश से अंग्रेज़ जो थे, उनकी जो लोग थे उस समय पॉलिसी मेकर्स, वो सब इस बात पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी परमिशन दे दी और विद्यार्थियों इस प्रकार से मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर नया जो नवाब है मीर कासिम, उसको पदस्थापित कर दिया जाता है, बिना खून की एक भी बूंद बहाए। इसीलिए इस परिवर्तन को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला नवाब बनता है विद्यार्थियों मीर कासिम, जो कि 1760 से लेकर के और 1764 तक बंगाल में नवाब के रूप में
कार्य करता है। और इस मीर कासिम के बारे में विद्यार्थियों अब हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।